नमस्कार साथियों, कक्षा 9वीं का जो प्रश्न बैंक है वो आ गया है। मध्य प्रदेश कक्षा 9वीं। तो प्रश्न बैंक के आधार पर आपको पढ़ना है और आपकी जो परीक्षा है उसमें सभी प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं आप प्रश्न बैंक 2020-21 विषय हिंदी कक्षा 9वीं। और हिंदी कक्षा 9वीं का मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। उन 3 वीडियोस में क्वेश्चन बैंक से ही मैंने प्रश्न और उनके उत्तर दोनों बताए हैं। दोस्तों, आप वीडियो सेक्शन में जाकर उनको देख सकते हैं। कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली जो अपडेट है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। और एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं 9th क्लास के, उनके लिए प्रतिदिन हमारे इस चैनल पर वीडियोस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं हिंदी की जो प्रश्न बैंक है, जो हिंदी की जो क्वेश्चन बैंक है, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश के आपको आंसर बताए जाएंगे इसके बाद में। तो पहले हम हिंदी देख लेते हैं और इसमें क्या क्या हो चुका है वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो फर्स्ट में आपका ब्रिज कोर्स है, पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न, जिसमें तत्सम तद्भव मुहावरे लोकोक्तियाँ और उनका प्रयोग, मतलब 10 नंबर का बता दिया है। पत्र लेखन भी बता दिया है। ठीक है, पत्र लेखन के बाद में आज हम बात करेंगे अपठित गद्यांश की। देख सकते हैं आप ये जो अपठित बोध लिखा हुआ है ना, ये जो अपठित बोध है, इस अपठित बोध को आज मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद में गद्य खंड रहेगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए अपठित बोध, और इसमें ये चीज़ें हो चुकी है हमारी, जो मैं इनको निकाल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। इसका मैंने पहले वीडियो बना दिया है। और अब आपकी जो ये मेन चीज़ें आज रहेंगी उसमें है हमारा अनसीन पैसेज, मतलब कि आपकी जो पैसेज पूछी जाती है हिंदी में वो मैं बता रहा हूँ, मतलब कि जिसको हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तो ये देख सकते हैं निबंध लेखन और ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। पहले हम अपठित गद्यांश देख लेते हैं। अपठित बोध, जिसमें से आपका कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अपठित बोध। तो इसमें आपको कुल अंक कितने हैं, 5 हैं। और 5 नंबर के 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने, 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उनको अच्छे से हल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नए नए जो टॉपिक है वो। तो देखिए अपठित गद्यांश के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिसमें सामान्यतः 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं तो अंक का विभाजन और स्वरूप इस प्रकार होगा। शीर्षक में आपको जो शीर्षक लिखते हैं ना कि शीर्षक दीजिए इसका, तो वो 2 नंबर का होता है। और उसके बाद में देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। और सारांश, सारांश लिखिए। वो सारांश जब आप लिखते हैं तो वो 2 नंबर आपको देकर जाता है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 5 नंबर वो पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पेसेज नंबर फर्स्ट है, अपठित बोध कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहला जो गद्यांश है वो आपका इस प्रकार है। मैं गद्यांश भी पढ़ के बताऊंगा, इसका उत्तर भी बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है ये। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए ये जल्दी जल्दी मैं पढ़ के बता दूं, फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं है तो वे उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सापेक्ष असफल ही कहा जाएगा। उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति समाज व राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। कर्तव्य बोध की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन के खरे उतरते हैं। सचमुच में ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक कितना ही विद्वान क्यों ना हो, अगर उसमें अपने विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य बोध ना हो तो वह कभी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता। ठीक है, अब दोस्तों इसके प्रश्न देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका जो शीर्षक है वो आप देख सकते हैं। शीर्षक क्या है, कर्तव्य बोध। ये यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। इसका जो शीर्षक है ना, वो शीर्षक है कर्तव्य बोध। तो पहले का आंसर तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्या लिखा है, कर्तव्य बोध। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक कर्तव्य बोध हो जाएगा। अगला देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ये सारांश है। ठीक है, ये सारांश मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कर्तव्य बोध से युक्त व्यक्ति समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी है। ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र के सेवक होते हैं। एक शिक्षक विद्वान होते हुए भी कर्तव्य बोध के अभाव में राष्ट्र निर्माता नहीं बन सकता। ये इसका सारांश हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और दिया है, उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी है।
तो इसका उत्तर आप लिखेंगे उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब वह समाज व राष्ट्र के लिए उपयोग की जा सके। मतलब कि समाज के लिए भी और देश के लिए भी, समाज और देश दोनों के लिए अगर वो उपयोग की जा रही है तभी वह शिक्षा उपयोगी है। तो ये आपका गद्यांश नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। देख सकते हैं गद्यांश नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर भी आपको मैंने बता दिए। अब हम देखते हैं गद्यांश नंबर 2। ये आपका गद्यांश नंबर 2 है। इसको मैं पढ़ के बता दूं, इसके बाद में इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों में बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। खेल ऐसी क्रिया है जिससे न केवल शरीर का विकास होता है अपितु मनोरंजन भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि सभ्यता के आदिकाल से ही समाज मानव मतलब कि प्रचलन रहा है, खेलों का प्रचलन रहा है समाज में। और याद रखना इसमें एक चीज़ मुख्यतः पूछी जा रही है कि जो खेल से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो याद रखना। आज से 50,000 वर्ष पूर्व की मानव सभ्यता को दर्शाने वाले भित्ति चित्र प्राचीन गुफाओं में देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो प्राचीन गुफाएं हैं उनमें भित्ति चित्र क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें बिना किसी खर्च के खेला जा सकता है। इन खेलों में कबड्डी, खो खो आदि प्रसिद्ध खेल हैं। प्रसन्नता की बात है कि कबड्डी व खो खो को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हो गई है। यह आपका गद्यांश नंबर 2 है। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं, ठीक है। गद्यांश नंबर 2 के प्रश्न और उत्तर दोनों अभी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये गद्यांश नंबर 2 के प्रश्न और उत्तर आ चुके हैं। इसके बाद में हम गद्यांश नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। ये गद्यांश नंबर 3 रहेगा आपका। तो ये गद्यांश नंबर 2 के प्रश्न और उत्तर देखिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो खेलों का महत्व, ये शीर्षक हो जाएगा जो अभी मैंने पढ़ के बताया इसका। अगला है भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हें बिना किसी खर्च के खेला जा सकता है। मतलब कि किसी प्रकार का इसमें खर्च नहीं होता है ज़्यादा और उनको हम खेल सकते हैं। तो ये भारतीय खेलों की विशेषताएं हैं। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश, तो ये सारांश मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सारांश है इसका, खेलों के द्वारा न केवल मनोरंजन होता है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि आदिकाल से ही खेलों की परंपरा रही है। इस क्रम में भारतीय खेलों जैसे कबड्डी, खो खो आदि को बिना किसी खर्च के भी खेला जा सकता है। और प्रसन्नता की बात है कि इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या मिल गई है, मान्यता प्राप्त हो गई है। अब हम देखेंगे गद्यांश नंबर 3, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों के जो आंसर मैंने बताए हैं इनको आप नोट जरूर कर लेना और नोट करके आप याद कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना। लेकिन अच्छे से इसको आप कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में यही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा, ये आप लिख कर रख लो, ठीक है। 100% पूछे जाएगा प्रश्न बैंक में से ही, और प्रश्न बैंक से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी की गई है। चलिए देखते हैं गद्यांश नंबर 3, पढ़ के बता दूं इसमें। एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बड़ा है। संयुक्त परिवारों के अभाव में विपरीत परिस्थितियों की मित्रता की मांग करती है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमिका रहती है। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। अब ये आपका गद्यांश से जो मैंने आपको पढ़कर बताया, इसके प्रश्न हम देखते हैं और उत्तर भी देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो मित्रता का महत्व, जो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है ये क्या है, मित्रता का महत्व, ये इसका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। और मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है, दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। मित्रता का जो महत्व है क्यों बढ़ गया है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे एकल परिवारों के चलने से मित्रता का महत्व बढ़ गया है। किसका, एकल परिवारों के चलने से मित्रता का महत्व बढ़ गया है। मित्रता का महत्व बढ़ गया है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मित्रता का महत्व क्यों बढ़ गया है, तो उसमें आप लिखेंगे एकल परिवारों के चलने से मित्रता का महत्व बढ़ गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। ये सारांश इस प्रकार है आपका, ये मैं पढ़ के बता दूं। वर्तमान में संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदल रहे हैं।
फलतः विपरीत परिस्थितियों में मित्रता ही सहयोगी होती है। मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में परस्पर विश्वास अत्यंत आवश्यक है। ये आपका गद्यांश नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन दे रखे हैं और ये आंसर दे रखे हैं और अच्छे से आप इसे याद करेंगे। अब देखेंगे गद्यांश नंबर 4। ठीक है, गद्यांश नंबर 4 के बाद में इकाई 2 गद्य खंड अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये याद रखना कि 4 गद्यांश आपको मैंने बता दिए, ये कि यही छपने वाले हैं आपकी परीक्षा में, और जिसको विश्वास है वो देखें और जिसको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपको बताना है कि 100% आएगा ये कि यही आने वाले हैं। तो जब आपको इतनी सारी सुविधा दे दी है कोविड-19 के चलते, तो उसका पूरा लाभ लीजिए। तो गद्यांश नंबर 4 देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद में मैं इसके क्वेश्चन और आंसर आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की कथित समस्या का समाधान एक ही प्रकार से हो सकता है कि उन्हें जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव कराया जाए। अनुशासनहीनता से होने वाली हानियों एवं राष्ट्रीय क्षति से उन्हें परिचित कराया जाए। विद्यालय की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसे सहभागी बनाया जाए। अनुशासन, अध्ययन एवं आदर्श नागरिकता के गुणों का इनमें विकास किया जाए। तो ये आपका पूरा क्या है, गद्यांश है। अब इस गद्यांश के क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से और आंसर भी देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक है अनुशासनहीनता। ये मैं एक बार और बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, अनुशासनहीनता। ये क्या है, इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा अनुशासनहीनता। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने के उपाय लिखिए। तो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने का उपाय क्या है कि जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव करवाकर अनुशासनहीनता को दूर किया जा सकता है। मतलब कि जीवन की जिम्मेदारियों का अगर व्यक्ति को अनुभव करवा दिया जाए तो अनुशासनहीनता नहीं करेगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी अगर जीवन के अनुभव को मतलब कि उन्हें अनुभव करवा दिया जाए, जिम्मेदारियों को अनुभव करवा दिया जाए, तो क्या होता है, वो अनुशासनहीन नहीं बनेंगे। तो ये इसका आंसर होगा। और इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो ये जो सारांश है ये मैं आपको सारांश भी बता देता हूँ अच्छे से। सारांश का उत्तर देख सकते हैं आप इसका। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिएगा। आंसर इस प्रकार है, विद्यार्थी को जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव करवाकर एवं विद्यालय के दायित्व सौंपकर अनुशासन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित कर उदारता, त्याग, सेवा, विनय आदि गुणों से विभूषित करने पर अनुशासनहीनता की समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। ये आपका गद्यांश नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने 4 आपको जो गद्यांश बताए हैं, इनमें से आपकी परीक्षा में 100% आपके इन्हीं में से आएगा। और मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा, मतलब कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा जिसको आप बोलते हो, वार्षिक परीक्षा कब 12 तारीख से स्टार्ट है, 12 अप्रैल से स्टार्ट है। उसके लिए आपको काय में से पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक में से पढ़ना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या रहेगा ये मैं आपको बता दूं। गद्य खंड रहेगा और गद्य खंड से ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। गद्य खंड इकाई 2, ठीक है, ये कितने नंबर की है, टोटल 23 नंबर की आपकी इकाई 2 है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 रहेंगे। ठीक है, और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा गद्य खंड इकाई 2। और तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बोलना, और उसके बाद में उनके पास भी वीडियो को शेयर करना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी कक्षा 9वीं की। ठीक है, वैसे मैं इसमें 11th और 12th मतलब कि 11वीं और 12वीं और 10वीं तीनों को शामिल कर लिया है, लेकिन मुख्य रूप से आप अच्छे से ध्यान रखें और पढ़ते रहें आप अपने हिसाब से। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको क्या गद्य खंड से बताऊँगा। गद्य खंड से क्या रहेगा हमारा, विधाएं रहेगी उसकी, लेखक परिचय, व्याख्या, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।